हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। आज हमारा चैप्टर है इकाई विविधता। इकाई भाग एक विविधता। ठीक है। तो विविधता का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की। तो इन दिस चैप्टर हम विविधता के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जैसे जानते हैं कि इंडिया बहुत सारे जगहों से मिला हुआ है, एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं है इंडिया। इंडिया में हिंदी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है, बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इतने बड़े विशाल देश में विभिन्नता का होना तो कंपलसरी है। तो हम इस चैप्टर में इन विभिन्नताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारत जो देश है, ये कभी ना कभी या कुछ साल पहले यहाँ पे जाति प्रथा विवाह करती थी, और प्रथा तो ख़त्म हो गई है, पर हाँ भावनाएं और रूढ़िवादी सोच वो आज भी लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का ये ओवरव्यू था। तो हम अब चैप्टर धीरे धीरे करके चैप्टर पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो लेट स्टार्ट। पाठ की शुरुआत की पंक्तियों में आप ध्यान दीजिए। अपनी कक्षा के चारों तरफ नजर दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है? अब कंपलसरी बात है यार। कोई भी हम जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो वो फ्रेंड कैसे होते हैं? जो आपसे मिलते जुलते होते हैं, जिनकी फीलिंग और आपकी फीलिंग सेम ही होती है, एक तरह से सेम ही होती है। उसकी सोच आपकी सोच एक तरह से सेम होती है, पहनावा सेम होता है। तो फ्रेंडशिप उन्हीं लोगों के बीच में ज़्यादा होती है जिन लोगों की हैबिट सेम होती है। फ्रेंडशिप हमारी हैबिट पे डिपेंड करती है। ओके। और कुछ लोग तो कलर डिपेंडेंट भी फ्रेंडशिप करते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ हम सोच यहाँ हमने सोच कक्षा सोच सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। और तो देखो भाई, इसमें सामान्य बात है कि आप जब आगे ये बुक भी पढ़ोगे तो उसमें इन्हें लिखा जाएगा कि समझे, जिसके ऊपर लिखा जाएगा समझी। क्या आप ये बात समझी? क्योंकि ये पता है क्यों लिखा जाता है? ये गर्ल्स को प्रोत्साहन करने के लिए लिखा जाता है। और आप छोटे क्लास के हो तो इसलिए आपको में ये पहले ही आपको एक गिवन कर दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक तरीका ये भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वालों को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप से ही प्रयोग किया जाता है। ये मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है और इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खाना पीना भी और भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोमांचक और समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो सीधी बात है, मैंने आपको कहा था कि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो सीधी बात है, भारत इतना बड़ा देश है तो ये एक पार्ट से तो बना नहीं है ना। जिस तरह पाकिस्तान को देख लो, अब पाकिस्तान तो हमारे राजस्थान जितना है। इस तरह एक राजस्थान, ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान सेम ही है, वहाँ की भाषा सेम है। बस हाँ, थोड़े थोड़े स्टेट पे कोई एकदम गाँव या देहाती इलाका पड़ जाता है, थोड़ा कोई जयपुर जैसा सिटी इलाका पड़ जाता है। ओके, बस इतने से ही 2 डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो क्योंकि इंडिया बड़ा है, इंडिया में राजस्थान जितना बड़ा स्टेट भी आता है, और इंडिया के अंदर ही कश्मीर जितना ठंडा इलाका आता है, ठीक है, और राजस्थान जितना गर्म इलाका आता है, और इंडिया के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश आता है,
और इंडिया के अंदर ही हरियाणा आता है, जहाँ पे लोग धाकड़ और लंबे चौड़े होते हैं, और एक अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के लोग थोड़े हाइट में छोटे होते हैं और उनकी शक्ल भी थोड़ी अजीब तरह की होती है। और हरियाणा के लोग को देखिए तो उनकी शक्ल भी थोड़ी दाढ़ी मूंछ के साथ होती है। देखा होगा दाढ़ी मूंछ के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर जबकि अरुणाचल प्रदेश के लोग वो एकदम ब्लीच के साथ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनकी शक्ल चाइनीज जैसे लोगों से मिलती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो अलग अलग पार्टों से अलग अलग तरीके से बना हुआ है, और ना इस कारण इसमें ऐसा होता रहता है वाला देश है। और हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधता वाला देश कैसे बना? क्या आप सभी तरह विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ओके गाइस, अध्याय 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है। विविधता की समझ देखो। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या अपना चित्र बनाए? देखो हम इस चित्र को समझेंगे। फर्स्टली अपने अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों का जवाब एक जैसा है। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी है जिसकी सूची आपकी सूची से ऊबू मिलती है? शायद नहीं। तो हालांकि ऐसा कोई वो होगा कि कई साथियों से कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें से अब तक सब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में ये अपनी साथियों की तरह कई मामलों में बिल्कुल ही अलग है। दोस्ती करना क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न हो? जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में समझाया था, लेकिन फ्रेंडशिप उसी के साथ करते हैं जो हमारी तरह होता है। तो इसी तरह लाइक अगर आप CBSE एक बहुत बड़ा एग्जांपल दें, CBSE एग्जांपल है कि ऑलमोस्ट CBSE में जितने बच्चे आते हैं ना, वो नॉर्मल हिंदी बोलने वाले ही आते हैं। और हाँ, उनकी इंग्लिश भी ठीक ठाक होती है, सिर्फ ठीक ठाक होती है। वो फ्लुएंसी इंग्लिश वाले ज़्यादातर नहीं होते हैं, पर ज़्यादातर नहीं होते। सो यही है, अगर आप यूपी के बोर्ड में जाओ, यूपी बोर्ड में, तो यूपी के बोर्ड के बच्चों की इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होगी, और ना ही उनकी मैथ उतनी अच्छी होगी। उनकी भाषा भी थोड़ी खड़ी होगी। आप थोड़ा ये फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप IIT में जाएंगे तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स के बच्चे आते हैं। वहाँ पे तो बहुत सारे बोर्ड के बच्चे आते हैं। CBSE के आते हैं, यूपी बोर्ड के आते हैं, ICSE के आते हैं। तो इस तरह के बोर्डों के अलग अलग तरह के बोर्डों के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे विभिन्नता हो जाती है। और उसी विभिन्नता के कारण वहाँ पे अलग अलग तरह के मैचेस भी होते हैं। अगर आप IIT में जाएंगे तो आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। तो नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे लाल बत्ती का अखबार बेचा करता था। तो आप इसमें समीर और समीर की कहानी पढ़ने वाले, एक हिंदू समीर, एक मुस्लिम समीर। ओके, हम अपनी पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं। पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। देखो, इसमें एक इंसान होता है, वो ना साइकिल से आ रहा होता है अपनी, तो रेड लाइट होती है तो रुक जाता है, थोड़ा टाइम रुक जाता है। और ना वहाँ पटरी के पास बैठा हुआ एक लड़का बैठा होता है और वो उससे एक अखबार मांगता है। तो हमारी कहानी पढ़ते हैं। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। पता लड़का ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि उसका एकदम रहन सहन, देखने का तरीका एक अंग्रेजों की तरह होता है। देते क्या तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हम बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरा सब्जेक्ट विषयों के साथ हिंदी भी पढ़ी है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट उसने पूछा,
अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो, यही हमारे विविधता का वाला चैप्टर है, विविधता का, कि एक जगह आप रखो कि वेल एजुकेटेड है और दूसरी जगह एक इलिटरेट पर्सन खड़ा है। एक वेल एजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन जब बात करेंगे तो पता है बात करने में ज़्यादा कन्फ्यूज़न किससे होगी। अगर ऐसा कन्फ्यूज़न तो ज़्यादा इलिटरेट को होनी चाहिए, पर पता है सबका कन्फ्यूज़न हो कि हमारे जीनियस बंदे को जो पढ़ा लिखा है, ओके, जो वेल एजुकेटेड है, पता है क्यों? क्योंकि वो ना ही तो उसे दुखी करना चाहेगा कि उसकी कमियों को उसको दिखाना चाहेगा। वो जानता है किसी न किसी कारण भारत में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते, सो उसे हर्ट ना हो, वो इस तरह की बात करने की कोशिश करेगा उसी की लैंग्वेज में और अपने शब्दों को और अपने लहजे को संभालते हुए। तो उस टाइम से बात करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और तो इसी तरह इस कहानी में इनको भी दिक्कत होगी कि अब वो सब्जेक्ट को इस तरह से उसके मुँह पे कह नहीं सकते, तुम स्कूल नहीं गए क्या, तुम्हें सब्जेक्ट नहीं पता क्या होता है। तो उसे समझाने के लिए भी समय लगता है। तो इसी तरह हमें बात करते समय अगर किसी को कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उस टाइम बात करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि उसे कौन सी चीज़ हर्ट ना कर जाए। इसी तरह अगर आप देखो बिहार या यूपी में, तो ये बिहार या हरियाणा में, तो बिहार में मतलब आप करके बात करते हैं, हम करके बात करते हैं। अगर हरियाणा में जाओ तो लोग तू करके बात करते हैं, थारे को इस तरह की बात करते हैं। तो अगर कोई इन दोनों लोगों को एक साथ बिठा दिया जाए बात करने के लिए, तो सीधी बात है कि जो हरियाणा वाला होगा ना उसे यूपी वाले से थोड़ी एक रिस्पेक्टिव वे से बात करनी ही पड़ेगी कि उससे हट ना हो। तो इस तरह हम बात करते हैं, तो बात करने में विविधता पाई जाती है। इस कहानी में इसका ये तात्पर्य था। ओके, वे कुछ तो होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया और अगले दिन वे फिर से वहाँ पर था और मैं मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, आप बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। देखो, अगर आप किसी इंसान से किसी चीज़ की एक्सेप्टेशन नहीं करते और वो इंसान वैसी ही चीज़ बोले, तो फिर कभी ना कभी अजीब लगता है। तो इस तरह कहानी में इन्हें अजीब लगा। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया और उसे मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। और पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब वह अकेले कर लेता है। अब तो तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वे मेरठ में हैं और उसके साथ बाकी ट्रैफिक का शोर गुल में डूब गया। इसमें शोरगुल का मतलब होता है शोर शराबा वाला इलाका है, शोर शराबा होना। ओके, तो मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़ा शर्म की बात है। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा या पवन होता है। पवन पुत्र कौन होता है जानते हो? हनुमान जी होते। सीधी बात है ये तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने समीर 1 और समीर 2 किस सेंस में कहा होगा? बिकॉज जो साइकिल पे बैठा समीर था वो उससे एज में बड़ा था कंपेरिजन टू हिम। ओके, तो उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया
और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया और मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़े गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। और मैंने मुख्य अखबार की सुर्खी की तरफ देखा। बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं और जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। और समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या आप उन्हें दोस्त बनाने में रोक पाएंगे? क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाएंगे? हाँ, तो अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसकी अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भी अलग थी। जहाँ समीर 1 हिंदू था, वहीं समीर 2 मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्यों? दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनाव, धर्म, भाषा आदि की विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने में मौका मिला ही नहीं। और संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोग को देखा होगा कि जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग था जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ओके। और गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन है या पैसे जैसे साधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीब और अमीर की विविधता के रूप नहीं है। देखो, गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है, पर एक तरह से है भी और नहीं भी। बिकॉज जरूरी थोड़ी है जैसा गरीब का जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, उनका भोजन जो होता है कंपेयर टू अमीर थोड़ा अलग ही होता है। बट हाँ, बोली भाषा में या उनके धार्मिक रूप में या उनके पूजा पाठ में, दोनों में तो विभिन्नता नहीं होती है ऑलमोस्ट, अगर उनके धर्म पृष्ठभूमि सेम है तो। जो दूसरों के पास है, इसलिए गरीब और अमीर की विविधता का रूप नहीं है। ये लोगों के बीच मौजूद असमान यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? उन त्योहारों की सूची बनाई जो समीर 2 बनाता है। सो ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद पूरे करने हैं। ओके, यहाँ से यहाँ तक। देखो, जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होती है, विविधता हमारे जीवन को क्या समृद्ध करती है। अब विविधता हमारे जीवन को क्या समृद्ध करती है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। लाइक दैट, अगर आप शादी में जाओ और वहाँ पे दाल चावल बनाओ, जितने भी जगह पे जाओ दाल चावल दाल चावल दाल चावल, तो बताओ क्या होगा दाल चावल खा के? फिर आपका पार्टी में जाने का मन करेगा? नहीं। तो विविधता हमारे जीवन को किस तरह से बनाती है कि हमें एक छोटी सी पार्टी से ही पता चलता है। एक जगह कहीं दाल चावल रहता है तो कहीं एक जगह
कहाँ हमारा चाइनीज़ फूड होता है और कहीं हमारा साउथ फूड होता है। और इन सब चीज़ों को मिला के ही हमारी ये विविधता ही हमें समृद्ध बनाती है। ये सब चीज़ें मिला के ये विविधता हमें समृद्ध बनाती हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग फूडों का मज़ा मिलता है हमें, अलग हमें, क्योंकि देखो नॉर्मली फूड है जैसे कि हमारे यहाँ पे तो दाल चावल यूपी के इलाकों में ज़्यादातर दाल चावल का ही लोग भोजन करते हैं। तो ना तो वहाँ पे दाल चावल कंपलसरी चीज़ है यूपी और बिहार के इलाकों में, तो वहाँ पे लोग दाल चावल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर अगर आप साउथ में जाओगे, इडली डोसा सांभर, ओके, इडली डोसा सांभर। और अगर आप चाइनीज़ के साथ चाइना की साइड जाओगे तो चाउमीन, मोमोज, यहाँ वहाँ के फूड्स हैं। और जब पता है सब फूड मिल जाते हैं तभी एक पार्टी बनती है, अदरवाइज एक फूड से या एक डेकोरेशन से कोई पार्टी नहीं बनती। कोई भी पार्टीज होती हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप की चीज़ चाहिए होती है, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ चाहिए होती हैं। तो इसी प्रकार विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी और आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ त्योहार मनाए होंगे और उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद ही तरह तरह के जानवरों, रानियाँ और साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है और उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। लोग कहानियाँ लिखते हैं, विभिन्न स्रोतों, किताब, वास्तविक जीवन और कल्पनाओं का प्रेरणा से। कुछ लोग जंगल और जानवरों के नज़दीक रहे, उन्हें जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहने लगी। कुछ अन्य राजा रानियों के व्रत पढ़कर प्यार और सूची बनाई कि अपने भारत में अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए हैं और अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं को विभिन्न सूची बनाई और जिनके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। कुछ ने तो अपने बचपन की यादों को गोते गाए हैं, स्कूल और दोस्तों के मधुर यादों को निकालकर कुछ साहस कहानियाँ लिखी हैं। तो ये सब कहानियाँ हैं, तो ये सब आप रीड करने के लिए हैं आपके। तो अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम के कोने में बसा हुआ राज्य है और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ों में विविध प्रकार के मामले से काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और मसाले के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। और सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो ना पता है आपको, जब वास्को डी गामा हमारे देश में आए थे, ये प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडिया में सबसे पहले इंडिया की खोज किसने की थी, इंडिया की खोज करता वास्को डी गामा को माना जाता है, बिकॉज वास्को डी गामा इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे। तो आई थिंक वीडियोस टू मच लेंथी, सो हम कुछ पार्ट हम इसका कल कंप्लीट करेंगे, बट हाँ हम केरल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। और पता आपको वास्को डी गामा के वंशज या दसाई हैं, जो वहाँ पे जो क्रिश्चियन लोग हैं, पता कौन है, वो वास्को डी गामा के ही लोग हैं। और गोवा को एक यहूदियों का यहूदी लोगों ने